चैप्टर को समझना है क्योंकि ये चैप्टर ना सेम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरह तुम्हारे दिल में ना इम्प्रिंट हो जाना चाहिए जैसे जैसे करोगे। ये टॉपिक आजकल का हॉटेस्ट टॉपिक है। हॉटेस्ट क्यों है? बिकॉज यहीं पर भी चले जाओगे अगर तुम इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अर्थ। और जब हम सेविंग अर्थ की बात करते हैं तो सेविंग अर्थ में क्या चीज़ें आ जाती हैं बच्चे कि भाई पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई काम करो। तो हर फील्ड में ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट द पर्सन हु यूज्ड टू स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट, तो उनकी ज़रूरत है। इवन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट, हर जगह एक एक पोस्ट क्रिएट की जा रही है। व्हेन वी वर इन ग्रेजुएशन तब हमारे लिए एनवायरमेंट का पेपर जो है वो कंपल्सरी किया गया था कि बच्चे इसका पेपर देंगे ही देंगे, राइट? और एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था एमएससी एनवायरमेंट के नाम पे। तो अगर तुम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हो फर्दर तो देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ स्कोप, बट अगेन चीज़ क्या है कि प्लस वन प्लस टू में यू नीड टू ऑप्ट फॉर मेडिकल या ज्योग्राफी वाले भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं आर एनवायरमेंट। आर का मीनिंग अगर मैं देखूं तो आर तो तुम सबको पता है, हमारा क्या? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट होता क्या है? मेरा एनवायरमेंट, तुम्हारा एनवायरमेंट, किसी और का एनवायरमेंट, क्या हम लोगों का एनवायरमेंट सेम है? तो हम कहते हैं द सराउंडिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। What is environment? The surrounding around us is called environment. तो as I am standing in this classroom और मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ तो मेरे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड है, मार्कर है, तुम लोग हो, बहुत सारी जो है जर्म्स वगैरह होंगे यहाँ पे, राइट? बेंचेस हैं, so many things are there. तो that means लिविंग चीज़ें भी हैं एंड नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। तो जब भी एनवायरमेंट में आओगे तो क्या कहोगे? इट इज अ सम टोटल दोनों का, किसका? लिविंग का एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का या फैक्टर्स का। यहाँ पे कंपोनेंट्स की जगह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड फैक्टर्स। इनका क्या है? ये सम टोटल है। दैट सराउंड, पहला वर्ड याद रखना, दैट सराउंड हमारे चारों तरफ है, एज वेल एज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। द वर्ड इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है बच्चा? कि इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट। अब मेरे सराउंडिंग का क्या मतलब हुआ? मेरे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं कौन सी चीजें हैं? तो अगर फैमिली में ही हम बात करें तो फैमिली में जो 4 लोग हैं वो 4 लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, तो वो 4 लोग भी तो हमें इन्फ्लुएंस कर दे, इफेक्ट कर दे। किसी की बातें हमें अच्छी लगती हैं, किसी की बातें हमें बुरी लग रही हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, मैं उन चीज़ों से इफेक्ट हो रही हूँ। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं कि मेरे सराउंडिंग में एयर भी है। अब एयर कैसा है? एयर जो है वो पोल्यूटेड है या किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करेगा। मेरी ऊपर जो है बारिश हो रही है, आकाश में बारिश हो रही है या धूप है बहुत तेज, वो भी मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। नीचे क्या है? मेरी धरती है, धरती में क्या है? मेन सॉइल है, राइट? तो सॉइल भी मुझे इफेक्ट करेगा। अगर सॉइल पोल्यूशन होगा या सॉइल में ग्रासेस होंगी या बाकी चीज़ें होंगी, दैट इज गोइंग टू समहाउ इफेक्ट माई मूड, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट माई बॉडी, दैट इज गोइंग टू फिजिकली और मेंटली दैट्स गोइंग टू इफेक्ट। तो जो भी चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है एंड सराउंड कर रही है, मे बी वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है या लिविंग कंपोनेंट है, वो सारा का सारा क्या फॉर्म करेगा? मेरा एनवायरमेंट। क्या फॉर्म करेगा? एनवायरमेंट। अब देखो, अगर हम देखें, तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में अपने 4 जो है वो लेयर्स होते हैं। अर्थ में कितने लेयर्स होते हैं? 4। कौन कौन से? अरे वो तो नीचे की तरफ ना सॉइल के लेयर्स हो गए, ठीक है ना? वैसे क्या होता है, 4 तरह के ना इसमें स्फीयर होता है। पहला सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? दूसरे लेवल पे हमारा होता है बायोस्फीयर। दूसरे लेवल पे क्या होता है? बायोस्फीयर। तीसरे लेवल पे होता है हमारा लिथोस्फीयर एंड चौथे लेवल पे होता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अभी कोई ट्रोपोस्फीयर और वो सब भी बोल रहा था बेटा। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है ना, ये फर्दर डिवाइडेड होता है।
ठीक है, इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा, स्ट्रैटोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा एक्सोस्फेयर आ जाएगा। तो वो सारी चीजें किसके अंदर है? एटमॉस्फेयर के अंदर है। वो हम जब ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन लेयर मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, वो हम उस टाइम करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है। तो सबसे टॉप पे क्या चीज है जिसकी ब्लैंकेट सी लेयर सी बनी हुई है, एज एन इंसुलेटर काम करता है, क्या है? एटमॉस्फेयर, राइट। और एटमॉस्फेयर के नीचे क्या है? बायोस्फीयर। अभी आर एनवायरनमेंट में जो हम लोग मेनली स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है बच्चे? बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोस्फीयर का मीनिंग क्या? तो बायोस्फीयर को अगर ध्यान से देखो तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, राइट। अब दो वर्ड्स कौन कौन सी हैं? एक वर्ड है तुम्हारा बायो और दूसरा क्या है? स्फीयर। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? लिविंग। ठीक है, दैट मीन्स हम जब कभी भी लिविंग स्फीयर की, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं या डिकम्पोजर्स हम कह देते हैं, उनका जो पूरा का पूरा लेयर बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या बायोस्फीयर में ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स? ठीक है, जब हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो देयर विल बी टू फैक्टर्स इन बायोस्फीयर, वन लिविंग कंपोनेंट एंड द सेकंड विल बी नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बायोस्फीयर के कितने कंपोनेंट्स बेटा? लिविंग एंड नॉन। तो हम इसको थोड़ा सा ना साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे। एक तो हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायो मतलब ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स विल बी कमिंग अंडर दिस बायोटिक कंपोनेंट। जहां कहीं भी तुम ए लगा हो, ए प्रीफिक्स अगर लगा हो किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के साथ, तो ए का मतलब होता है नॉन। ए का क्या मतलब होता है? नॉन। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से हो गए? लिविंग कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। या फिर इसको क्या समझ लोगे तुम कि बायोटिक कंपोनेंट्स में मेनली हम अगर एग्जांपल लेकर चलें तो हमारा सारे के सारे एनिमल्स, और तुम्हें पता ही है हम भी एनिमल ही हैं। डिफरेंस क्या है? हम सोशल एनिमल हैं। हम कौन से एनिमल हैं? सोशल एनिमल। तो एनिमल सारे के सारे आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएगा सारा का सारा, एंड देन तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो कौन आ जाएगा? डिकम्पोजर्स। या फिर डिकम्पोजर्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिखते हैं। ठीक है जी। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर बचे हमारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स? वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। क्या क्या? एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, रेनफॉल आ गया। रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रेसिपिटेशन। टर्म्स याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर आ गया, सनलाइट आ गया, एक्सेट्रा लिखते चले जाओगे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग वन आफ्टर। चले आगे। अब तक कोई भी डाउट बचे? अब देखो बायोस्फीयर के अंदर कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर के अंदर हमने इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? इकोसिस्टम। अब बायोस्फीयर के में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तो तुमने पहले कर लिया। लिथो का मतलब क्या हो गया? सॉइल या टेरेस्ट्रियल, और हाइड्रो का क्या मतलब हो गया? वाटर। अब मान लो मैंने कहा कि सबका एनवायरनमेंट क्या है बायोस्फीयर में? अलग अलग है। हम ह्यूमंस का भी एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाता है, सेम एनिमल्स का एनवायरनमेंट भी अलग अलग होगा। कोई डेजर्ट में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में रहता है। तो सबका एनवायरनमेंट क्या हो गया? अलग अलग, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसका एनवायरनमेंट कैसा है, हम बायोस्फीयर के अंदर क्या कहते हैं कि वी नीड टू स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम। किसके बारे में पढ़ना है? इकोसिस्टम, ठीक है।
इकोसिस्टम जो है ना वो होता क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, इसको अगर देखें तो इट इज अ सेल्फ सस्टेन। व्हाट डज इट मीन? सेल्फ सस्टेन का क्या मतलब हुआ? सेल्फ मतलब अपने आप, सस्टेन मतलब सरवाइव करने वाला, मतलब इसको किसी और की जरूरत नहीं है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, अपनी जिंदगी ये खुद चला लेगा। अब किसी और की जरूरत नहीं है का क्या मतलब भाई, अकेला चलो, क्या मैं अगर सोचूं कि मैं अकेले ही कर लूंगी सारा, अकेला चलो मतलब अकेले चलो, ठीक है। अब क्या है ये, अगर मैं सोचूं कि भाई मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, आई डोंट नीड एनीवन, नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई नीड समवन। मेरे कपड़े बनाने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए, ठीक है। मुझे खाना खाने के लिए भी कोई ना कोई अनाज उगाएगा तभी मैं खाना खा सकती हूँ, या फ्रूट्स को उगाएगा तभी मैं खाना खा सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अलग अलग चीज़ों के लिए हमें नॉट ओनली ह्यूमन, प्लांट्स की भी जरूरत है, खेती करने के लिए भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है, अगर हम लोगों ने बाकी के भी सारे काम करने हैं, रहने के लिए मुझे घर चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए होगा, सीमेंटिंग चाहिए होगी, मिट्टी में ये क्या कहते हैं, लकड़ चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा, एनवायरनमेंट से आएगा। कहाँ से आएगा, एनवायरनमेंट। तो पहला क्या याद रखना, सेल्फ सस्टेन्ड, कि हाँ भाई अपने आप कर लेता है। यूनिट ऑफ किसका, लिविंग थिंग्स। लिविंग में कौन कौन से आगे, एनिमल, प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल्फ सस्टेन यूनिट है लिविंग का और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, यानी कि जितने भी बायोटिक फैक्टर है वो बायोटिक पे तो डिपेंड करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लांट एंड ह्यूमन जो है या एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं हर एक काम के लिए, राइट। और सेम वे में हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन अपना क्या आ गया, वी आर डिपेंडिंग ऑन डिकम्पोजर्स आल्सो, अदरवाइज पूरा का पूरा अर्थ क्या होगा, हीप ऑफ गार्बेज बन जाएगा, राइट। तो हम आपस में तो इंटरडिपेंडेंट हैं ही, हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर, एबायोटिक फैक्टर्स पे। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एबायोटिक फैक्टर्स के। अब कैसे, हम तो खाना किससे ले रहे हैं, प्लांट से। हम खाना किससे ले रहे हैं, प्लांट से। प्लांट्स खाना किससे ले रहे हैं, प्लांट्स खाना किससे ले रहे हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। गॉट द पॉइंट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, समझ गए। तो एक हमारी डिपेंडेंसी और दूसरी इंटरडिपेंडेंसी, दूसरी क्या आ जाएगी, इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे। क्लियर है टर्म, चलिए आगे। इकोसिस्टम इसको कहते हैं। अब इकोसिस्टम को हम क्या करते हैं, मैंने कहा मेरा इकोसिस्टम अलग है, एनिमल्स का, मछली का इकोसिस्टम अलग होगा, है ना। डेजर्ट वाला जो प्लांट है, कैक्टस है, उसका इकोसिस्टम अलग होगा, जो माउंटेन पे रहते हैं उनका इकोसिस्टम अलग होगा। तो सबका इकोसिस्टम क्या है बच्चे, अलग अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स, इकोसिस्टम जो है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला है नेचर, दूसरा है ड्यूरेशन एंड तीसरा है साइंस, ठीक है। अब देखो नेचर का क्या मतलब हुआ कि किस टाइप का है, ड्यूरेशन कितनी देर तक के लिए है। मान लो कुछ एक पॉन्ड्स वगैरह तुमने देखे होंगे, कुछ एक टप्पर जरूर नहीं कहते आप पंजाबी च टप्परां च देखे होने हुंदा ही है कि भाई जब रेनी सीजन होता है तो वो पूरा का पूरा जो है छप्पर और टप्पर, ठीक है, वो क्या होता है, भर जाता है। और जैसे रेनी सीजन खत्म होता है तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, पूरा खाली हो जाता है। तो ड्यूरेशन कि कब होना है और कब नहीं होना है, ठीक है। साइज किस पे डिपेंड करेगा, साइज बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो मेन जो हमारा फोकस है, जो एनसीईआरटी फोकस कर रही है, वो किसके ऊपर करेगी, नेचर के ऊपर। किसके ऊपर करेगी, नेचर के ऊपर, जो भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन, इकोसिस्टम में कोई डाउट बेटा? अब एक और टर्म समझ लो, एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, द ब्रांच ऑफ साइंस
साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। मैंने क्या बताया था, इको मतलब एनवायरमेंट हो गया, लॉजी वर्ड जो है वो स्टडी के लिए यूज होता है, लॉजी सफिक्स जो है वो किसके लिए यूज होगा, स्टडी के लिए। तो इकोलॉजी क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, इंटर रिलेशनशिप्स किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, इंटर रिलेशनशिप किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, और कौन से ऑर्गेनिजम्स की, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो टर्म था बेटा वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और किस ईयर में दिया था, इन 1868 में। अच्छा, ये वाला जो टर्म है ना अर्नस्ट हैकेल इन 1868, ये नो नीड टू लर्न, क्योंकि हमारे उसमें एनसीईआरटी में जो है डिटेल में नहीं दिया हुआ, एमसीक्यूज वगैरह में भी नहीं आता। बट देन क्वेश्चन राइज होता है, मैम फिर क्यों लिखे, इसलिए लिखे बेटा क्योंकि आप में से 40% बच्चे जो हैं वो मेडिकल लेंगे आगे, ठीक है, और जो मेडिकल लेंगे उनके लिए साइंटिस्ट का नाम याद रखना, और साइंटिस्ट ने किस ईयर में कौन सा टर्म पॉइंट किया था वो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टर्म साथ के साथ याद करना। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, यहीं से हमने कहा है, तो जो इकोसिस्टम टर्म है इट वाज गिवन बाय आर्थर टांसले। बंदे का नाम क्या था, आर्थर टांसले। अब ये आर्थर टांसले ने ये वाला जो है ना कि इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये किसने दिया था, आर्थर टांसले ने, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। क्लियर है जी टर्म। अब देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि मैंने क्या कहा, इकोसिस्टम को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, तो ये भी तुमने याद रखना। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, और कंपोनेंट्स के ऊपर किस बेस पे, नेचर के बेस पे। डिवाइड द इकोसिस्टम इन 2 फॉर्म, कितने फॉर्म्स में करते हैं, 2 फॉर्म्स में। एक हमारा होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा हमारा होता है एबायोटिक या लिविंग कंपोनेंट, एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये ध्यान से समझो, जो एबायोटिक होगा बेटा उसमें को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एबायोटिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। तो शुड वी बिगिन विद ऑल द 3 पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। कौन सा कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ध्यान से देखो। इनऑर्गेनिक यानी कि जो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी जितने भी अपने मिनरल्स हो गए, बाकी की चीजें हो गई उसके। तो क्या क्या आ गया तुम्हारा, जैसे कार्बन आ गया, जैसे क्या आ गया तुम्हारा, कार्बन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन आ गया तुम्हारा, जो भी तुम्हारे किसमें प्रेजेंट है बच्चे, ठीक है, जितने भी गैसेस होगी एयर के अंदर प्रेजेंट है या तुम्हारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है बट ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, वो सारे के सारे क्या जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के फॉर्म। जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा लिख लो, क्या हो जाएगा, एटसेट्रा, राइट। पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जो दूसरा फैक्टर है तुम्हारा वो कौन सा आ जाएगा, द सेकेंड फैक्टर विल बी फिजिकल कंपोनेंट्स। दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, फिजिकल फैक्टर। कंपोनेंट्स के क्या आ जाएगा, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल। कौन सा आ जाएगा मेनली, एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है, हवा, पानी और मिट्टी, इसके बिना भी हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। और तीसरा फैक्टर अपना आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर।
कौन सा फैक्टर आ जाएगा? क्लाइमेटिक फैक्टर या क्लाइमेटिक कंपोनेंट। अब क्लाइमेटिक कंपोनेंट क्लाइमेट, रेन सनलाइट रेन आ गया, सनलाइट आ गया, ठीक है। और कोई? विंड वो तो हवा में ही आ गया ना। रेनफॉल लिख लो बेटर है, ठीक है। तूफान इसमें आ जाएगा, समझ लो, सिर्फ हवा नहीं लेना हमने, तूफान, टॉर्नेडो आ गया कहीं पे, ठीक है, कहीं पे फ्लड आ गया, तो ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। सॉइल से रिलेटेड जो अपने टर्म्स होते हैं ना, इसको हम इडेफिक फैक्टर भी कह देते हैं। ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट देन आगे की स्टडीज में काम आएगा, ठीक है। आगे की स्टडीज के लिए नॉन फॉर टेंस। अप टू हियर एनी डाउट? पक्का? चलिए आगे। बायोटिक फैक्टर्स ना हमारे 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? इसको ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। बायोटिक फैक्टर्स अपने कितने टाइप के? 3 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो कि हम वी डोंट कंसिडर इट एज एनिमल्स, प्लांट्स और डिकम्पोजर्स, तो फिर क्या कंसिडर करेंगे हम? यहाँ पे नंबर 1 ऐसे याद रखना, नंबर 1 पोजीशन पे हम प्लांट्स को लेते हैं एंड वी यूज्ड टू कॉल इट एज प्रोड्यूसर्स। नंबर 2 पे हम एनिमल्स को लेते हैं एंड कंज्यूमर्स। वेरी गुड, बड़ी जल्दी रखना लगा। एंड तीसरे नंबर पे हम एज सच ही इसको लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर है? पक्का? अब देखो, प्रोड्यूसर्स माने कि जो प्रोड्यूस करे, दैट मीन्स which prepare their own food in the presence of किसके? कौन कौन से? एयर वाटर सनलाइट, वाटर एंड एयर का कौन सा कंपोनेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसको मत ना, ठीक है। एंड प्लांट्स एग्जांपल आ जाएगा, प्लांट्स क्या आ जाएगा इसका? कंज्यूमर्स कौन? ह्यूमंस which consume the food prepared by producers, which consume the food prepared by producers। consumers जो है वो बच्चे अलग अलग टाइप के, कौन कौन से? herbivores, omnivores and carnivores। वोर्स का मतलब हो गया भाई खाने वाला, वोर्स का क्या मतलब हुआ? खाने वाला। हर्ब का क्या मतलब हुआ? ग्रास ईटर। हर्ब का क्या मतलब? ओमनी का मतलब बोथ, एंड कार्नी का क्या मतलब हुआ? मीट एंड ओनली मीट ही हुआ, ठीक है। अब देखो हर्बीवोर्स का एग्जांपल देख लो, क्या लिखोगे? गाय, बकरी, ठीक है, हिरन, डियर, हिंदी में मत लिख कर आ जाना, ठीक है। गोट, डियर लिख लेना, काव लिख लेना, सारे। ओमनिवोर्स में ह्यूमन, क्रो, कैट, डॉग, सारे कुत्ते बिल्ली, बंदे और वो जो कौवे, ये सारे ओमनिवोर्स में आ जाएंगे। कार्निवोर्स में कौन? टाइगर, लायन और हाँ लेपर्ड, शार्क। ये तो तुम लोग रटे पड़े हैं ना, सारे के सारे। थैंक यू, समझ के? कोई डाउट इसमें? बायोटिक फैक्टर्स में? पक्का? इन सबकी डेफिनेशंस जो बैक्टीरिया डीकंपोजर्स में आ जाएगा भाई। डीकंपोजर्स का नाम याद रखें, डीकंपोजर विच ब्रेक द, डीकंपोजर कौन होंगे? ब्रेक जो करे, किसको ब्रेक करे? जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, फूड ही नहीं, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको सिंपलर पार्टिकल्स, सोल्यूबल पार्टिकल्स में क्या करें? चेंज करें। जैसे
जैसे जंगल में पेड़ वगैरह सूख जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, तो वहाँ पे कोई दाह संस्कार करने नहीं जाता होगा या जंगल को जलाने तो नहीं जाता होगा, तो भी वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाते हैं, तो दे आर डीकम्पोज्ड बाय डीकम्पोजर्स। जंगल के अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, कोई खा लेता है, जो बच्चे को पार्ट्स मिल जाएंगे सॉइल के अंदर मिल जाएंगे। यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट है उसको क्या करें, ब्रेक डाउन करें और ब्रेक डाउन करके सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म में ठीक है चेंज करते हैं, जो सॉइल में मिल जाए, एयर में मिल जाए और बाकी चीजें। क्लियर हो गया सारा टर्म? पक्का? विल कंटिन्यू टुमारो।